अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट्स वगैरह दूंगा और बाद में हम ITCD से इसकी थोड़ी सी रीडिंग भी करेंगे और प्रोग्राम्स को डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें। जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो आपने समझने के बाद वीडियो पॉज करके लिख लेनी है। बाद में वही लिखी हुई चीज़ों को हम देखेंगे और प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हमारे लिए इजी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से ज़ाहिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगा उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगा उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये सारी डिस्कशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में होगी। तो आपकी बुक में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 3 स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं। एक हमारे पास आता है एल्गोरिथम, एक हमारे पास आ जाएगा एल्गोरिथम। नंबर 2 पे हमारे पास एक और स्ट्रेटजीज़ बताई गई है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। और नंबर 3 पे हमारे पास बताई गई है प्रोग्राम। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास बताई गई है प्रोग्राम। तो हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो देखें कि प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि प्रोग्रामिंग जो यूज़ होती है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। तो आपने प्रोग्रामिंग को प्रॉब्लम नहीं समझना कि ये बहुत मुश्किल है, ये है वो है, बल्कि इसको तो हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारे प्रॉब्लम से ईज़िली सॉल्व हो सके। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, इन तीनों चीज़ों को हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को हमने ऐड करवाना है। ऐड 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर्स को ऐड करवाना है एंड डिस्प्ले इट्स सम। ठीक है, डिस्प्ले इट्स सम ये नहीं आना, हम यहाँ पे लिखते हैं यानी कि 2 नंबर्स नहीं, इनपुट 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर इनपुट ले और बाद में इनका सम करें। इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले इट्स सम। हमने 2 नंबर इनपुट करवाने हैं और बाद में इनका सम जो है वो शो करवाना है रिज़ल्ट के तौर पे। ठीक हो गया, 2 नंबर इनपुट लेने हैं, एक काम ये, और बाद में इसका सम डिस्प्ले करवाना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक क्या है, प्रॉब्लम है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, एक एल्गोरिथम, एक फ्लो चार्ट और एक प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम को समझते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम कहता है कि कोई भी मसला है उसको कैसे सोल्व करना है, उसके लिए आप स्टेप्स बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब मैं एल्गोरिथम लिखने लगा हूँ, तो यहाँ पे डब्बे में एल्गोरिथम लिखेंगे हम, इस डब्बे में एल्गोरिथम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक डब्बा आ गया, यहाँ पे हम अब एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम लिखने से पहले हम इसको स्टेप्स का नाम दे देते हैं। तो मैं स्टेप नंबर 1 करूँगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अकेला ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग की है। ठीक है, नंबर 2 पे मैं क्या करूँगा, दूसरे स्टेप में मैं 2 नंबर्स को इनपुट लूँगा। तो मैं कहूँगा इनपुट 2 नंबर्स को मैं इनपुट लूँगा। तो अपनी मर्ज़ी वो नंबर ले लें या वेरिएबल ले लें, तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ x और y, इन 2 को मैंने इनपुट लिया, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर करवाऊँगा मैं। ठीक है, नंबर 3 पे हमने क्या करना है,
एंड डिस्प्ले इट्स सम, और इनका सम डिस्प्ले करवाना है। तो पहले मेरे पास सम होना चाहिए, तो सम के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा, सम इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया, सम इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम क्या कराएंगे, सम की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि डिस्प्ले सम या प्रिंट सम। ठीक है, तो प्रिंट सम लिख देते हैं हम, प्रिंट सम। तो जो भी सम की वैल्यू होगी एक्स और वाई को प्लस करके वो यहाँ पे हम 4th स्टेप में डिस्प्ले करवा देंगे। और यही हमारा काम था, 2 नंबर लिए, उनका सम फाइंड किया, कैलकुलेट किया और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप 5 पे मैं पहुँचूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा एंड। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप वाइज प्रोसीजर आ गया, इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फ़र्ज़ किया कि आपने चाय बनानी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्टेप होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, दूध चाहिए होगा, चीनी, पत्ती, ये वाली चीज़ें, फिर उसको जिस तरह भी बनाएंगे तो वो सारे भी एक स्टेप में बंद कर लें तो वो चाय बनाने का एल्गोरिथम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हमने सोल्व किया, ये स्टेप वाइज प्रोसीजर से, स्टेप वाइज अमल से हमने इसको सोल्व किया, ये हमारे पास आ गया एल्गोरिथम। ठीक है, अब एल्गोरिथम का ही हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो आपको बताता हूँ। यानी कि अब ये चीज़ लिखी गई है ना, इसको ही अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूँ। कौन सा, अगर इसको ही मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूँ, डायग्राम्स की मदद से लिखूँ, तो वो मेरे पास एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। फ्लो चार्ट क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फ्लो चार्ट में कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं इनपुट या आउटपुट के लिए। पहले स्टार्ट या एंड के लिए, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ, स्टार्ट या एंड के लिए इस सिंबल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये वाला। इसके अलावा इनपुट या आउटपुट के लिए, पैरालेलोग्राम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये पैरालेलोग्राम। और प्रोसेसिंग के लिए हम इस रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी अगर कोई कंडीशन आ जाए तो उसके लिए हम इस डायमंड सिंबल को यूज़ करते हैं, अगर कंडीशन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट थ्योरी से डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल ये चीज़ें हैं। फ़्लो चार्ट क्या होता है, एक चार्ट होता है जो कि हमें फ़्लो के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर हम इसको देखना चाहें तो स्टार्ट और एंड के लिए इस सिंबल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास स्टार्ट का है, तो स्टार्टिंग के लिए हम यहाँ पे ये एक सिंबल बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एस, यानी कि स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए हम ये वाली सिंबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट एक्स एंड वाई। ठीक है ना, इनपुट एक्स और वाई को हम इनपुट लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो इनको सम करवाएंगे, तो प्रोसेसिंग के लिए ये वाली चीज़ यूज़ होती है। तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए हम लिखेंगे, ये रेक्टेंगल है, यानी कि ये लाइन सीधी है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं कोई भी काम हो रहा हो, तो यहाँ पे x और y पे काम हो रहा है, इन दोनों को प्लस करवाया जा रहा है, तो प्रोसेसिंग इसमें लिखी हमने। ठीक है, और आगे अगर देखें तो 4th स्टेप है कि जो हमारे पास सम आएगा उसको प्रिंट करवा दें, यानी कि आउटपुट हमारी आएगी। तो आउटपुट के लिए भी हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट या डिस्प्ले सम। ठीक है ना, प्रिंट सम, यहाँ पे सम को प्रिंट करवा देंगे। और इसके बाद एंड है, तो एंड के लिए ओवल सिंबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड लिख देते हैं ई के साथ। तो अब देखें, ये हमारे पास चार्ट बन गया, लेकिन हमने बनाना है फ़्लो चार्ट। तो फ़्लो चार्ट के लिए इसको एक ख़ास डायरेक्शन देंगे, यानी कि स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप ये था, पहले के बाद दूसरा स्टेप, तो नज़र नहीं आ रहा तो ये कर लेते हैं, पहले के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, इसको कहते हैं फ़्लो लाइन्स। ठीक है, तो ये भी सिंबल होती हैं जो कि फ़्लो के बारे में बताती हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया अंदाज़ आ गया, जिसको हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। ठीक हो गया।
ये एल्गोरिथम था, ये हमारे पास आ गया फ्लो चार्ट। अब हम डिस्कशन करते हैं प्रोग्राम क्या होता है। अब हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज़ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 5 स्टेप आपने अपने जहन में बिठा के रखने हैं। अभी प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। देखें जी कि प्रोग्राम में जब भी हम प्रोग्राम बनाया करेंगे उसमें फंक्शन हुआ करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमने प्रोग्राम बनाना है तो वो जो भी हमने काम करना है वो मेन फंक्शन में करेंगे। किस में करेंगे? मेन फंक्शन में किया करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ लेके आते हैं, हम कहते हैं ना इसका मेन फंक्शन क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा काम क्या करता है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन होता है जो कि सबसे ज़्यादा काम करता है और हमने सारा काम यहीं पे किया करना है। ठीक है ना, तो मेन फंक्शन यूज़ किया करेंगे, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन की एक बॉडी हुआ करेगी। ठीक है, मेन फंक्शन की एक बॉडी हुआ करेगी जिसको कर्ली ब्रेसिस में लिखते हैं। ठीक है, इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखा करेंगे। चीज़ों की नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, अभी हम समझते हैं चीज़ें। ठीक है, देखें जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट है। ठीक है, तो उनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने पकड़ लिया। ठीक है, उसमें एक मेन फंक्शन होता है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम एक प्रोग्राम हमारे पास हदायत होती हैं। क्या होती हैं? हदायत होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती है तुमने क्या करना है। ठीक है, यानी देखें कि अगर मेरे पास, यहाँ से समझिएगा कंसेप्ट है, अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम आई, अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करवाना चाहता हूँ। किससे सोल्व करवाना चाहता हूँ? कंप्यूटर से सोल्व करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक प्रॉब्लम आई, इसको मैं कंप्यूटर से सोल्व करवाना चाहता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल, हमारे पास धनिया है, उस धनिए को हमने काटना है। ठीक है, तो काटने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? छुरी भी यूज़ कर सकते हैं, हम कैंची भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कैंची या छुरी जो मैं बोल रहा हूँ, ये टूल होते हैं, औजार होते हैं। प्रॉब्लम हमारा धनिया काटना था, हम छुरी का यूज़ भी कर सकते हैं, कैंची का भी, अपनी मर्ज़ी से जौन सा मर्ज़ी टूल करें। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसको हम कंप्यूटर से सोल्व करवाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर एज ए टूल वर्क करेगा। ठीक है, एक औजार की तरह। तो अगर प्रॉब्लम को हम कंप्यूटर की मदद से सोल्व करवाना चाहते हैं तो पहले कंप्यूटर को बताया जाएगा कि उसने प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, तो इसके लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को कंप्यूटर से सोल्व करवाने के लिए प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। प्रोग्राम में क्या होता है? प्रोग्राम में हमारे पास हदायत होती हैं कंप्यूटर के लिए कि तुमने इस ख़ास मसले को किस तरीके से सोल्व करना है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने कंप्यूटर से 2 × 5 करवाना है। ठीक है, ये सिर्फ ओनली एग्जांपल है। मैंने कंप्यूटर से 2 × 5 करवाना है, तो कंप्यूटर को पहले मैं बताऊंगा कि 2 × 5 कैसे करना है तुमने। ये जो मैं बताऊंगा इसको कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, देखें प्रॉब्लम क्या थी, हमने 2 × 5 करवाना था। किससे करवाना है? कंप्यूटर से करवाना है। तो पहले मैं कंप्यूटर को बताऊंगा इस प्रॉब्लम को तुमने कैसे सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करना है ये जो मैं बताऊंगा इसको प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि 2 को 5 दफ़ा प्लस कर दें। ठीक है, 2 को 5 दफ़ा प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। ये जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एक प्रॉब्लम को इस तरह सोल्व करना है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब देखें, हम कोई भी अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे ना, उसमें मेन फंक्शन हुआ करेगा। ठीक है, उसमें मेन फंक्शन। अब देखें कि मेन फंक्शन हमने लिख लिया, ये लें जी सिंपल मेन फंक्शन। हमारा काम मेन फंक्शन से ही स्टार्ट हुआ करेगा, मेन फंक्शन पे ही ख़त्म हुआ करेगा। ठीक है, सिंपल देखें, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उस तरीके से हमारी सारी प्रोग्रामिंग ठीक हो जाएगी। मेन फंक्शन है, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसिस है यानी कि मेन फंक्शन की बॉडी है।
कोई भी चीज़ है ना, ये देखें, अगर इस चीज़ का अख्तियार यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, यानी कि इस चीज़ का जो इख्तियार था या ये जो चीज़ थी यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी हद रखती है। तो इसी तरह मेन फंक्शन की हद जो है वो करली ब्रैकेट से शुरू की जाती है, ठीक है। अब मेन फंक्शन का काम क्या है? सबसे मेन काम इसी का है, यानी कि कंप्यूटर से हमने जो भी मसला हल करवाना है उसके लिए जो हदायत होगी मैं यहाँ पे लिखा करूँगा, ठीक है ना। ये मैंने लाइंस लिखी हदायत, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो हो गई हमारी, एल्गोरिथम हमने लिखा था ना। एल्गोरिथम क्या था? पहला स्टेप था स्टार्ट, दूसरा स्टेप क्या था? इनपुट किया था हमने एक्स और वाई को, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था? हमने सम किया था एक्स और प्लस वाई को, ठीक है। चौथा स्टेप हमारे पास क्या था? हमने आउटपुट किया था, डिस्प्ले किया था सम को, और पांचवा स्टेप एंड था, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए ये काम तो हो गया, मेन फंक्शन लग गया, ब्रैकेट लग गई, स्टार्टिंग हो गई। एंड के लिए ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंड भी हो गया। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो हमारा एक प्रोग्राम बन जाएगा। ये वाली जो चीज़ें हैं दरमियान वाली तीन चीज़ें, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, और जब यहाँ पे लिखूँगा तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम रेडी हो जाएगा, ठीक है। एक प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। अब प्रोग्राम रेडी हो गया, लेकिन ऐसे ही नहीं हमने मुंह उठा के लिख देना इनपुट एक्स वाई सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये चीज़ें ऐसे ही हमने नहीं लिख देनी, इनपुट एक्स वाई, ठीक है। ये हमने वैसे ही नहीं लिख देनी। क्यों नहीं लिख देनी ये भी आपको बताता हूँ, ठीक है। सम इज इक्वल एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे लिखेंगे हम आउटपुट या डिस्प्ले सम। पहले हम देखेंगे कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। दुनिया में सैकड़ों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको जो इजी लगती है वो यूज़ कर लेता है, ठीक है। और डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है। देखें, अगर हमें 5वीं क्लास के बच्चे से काम है तो हम 5वीं क्लास के बच्चे के पास जाएंगे। अगर 6ठी क्लास के बच्चे से काम है 6ठी क्लास के बच्चे में जाएंगे। 10वीं क्लास के बच्चे से काम है 10वीं क्लास। इसी तरह जिस तरह का हमारा प्रॉब्लम होगा हम उसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। बहुत सारी सैकड़ों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे ये हम C++ यूज़ कर रहे हैं, सी लैंग्वेज भी थी, पाइथन, कोबोल, जावा, फॉर्ट्रान, पास्कल, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक, ठीक है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह का प्रॉब्लम होगा हम उसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे, ठीक है। अब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सिलेक्ट कर ली। अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही प्रोग्राम नहीं लिखी जाते, उस प्रोग्राम लैंग्वेज के कुछ रूल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कुछ रूल्स बने होते हैं। उन रूल्स के अंदर रह के हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ असूल बने हुए हैं, उन असूलों के अंदर रह के हमने काम करना होता है। अगर हम इन असूलों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाया करेगा। क्या आ जाया करेगा? एरर आ जाया करेगा। बस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने लगे हैं हम, ये बेसिक बातें थी, आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम रूल की खिलाफ वर्जी करेंगे उस वक़्त एरर आ जाया करेगा, ठीक है। वो रूल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है सिंटैक्स का, ठीक है, सिंटैक्स। और अगर हम इस सिंटैक्स को, इन रूल्स को फॉलो ना करें तो जो एरर आएगा वो कहता है सिंटैक्स एरर। कौन सा एरर कहता है? सिंटैक्स एरर, ठीक है। लगी बात की समझ? नेक्स्ट चलते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम चीज़ें लिखेंगे उन सभी चीज़ों को लिखने का कोई ना कोई रूल होगा, कोई ना कोई सिंटैक्स होगा। अगर हम इस सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर कैसे आएगा, कौन जनरेट करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखें, ये मैंने इंग्लिश में चीज़ें लिखी हैं, ये मैंने चीज़ें इंग्लिश में लिखी है, तो ये मैं लिख देता हूँ सिंपल इंग्लिश में लिखी हैं, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर ने इस इंग्लिश वाली चीज़ों पे काम करना है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर 0-1 पे चलता है। तो पहले इस इंग्लिश लैंग्वेज को मैं 0-1 में लेके जाऊंगा। कौन सी फॉर्म में लेके जाऊंगा? बाइनरी में लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो 1001 लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस लैंग्वेज में लेके जाऊंगा बाइनरी में, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को पहले मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर इसको चलाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट कौन करता है? ट्रांसलेटर। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रांसलेटर यूज़ करता है। ठीक है, ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करता है। ठीक हो गया। सोर्स कोड को, इसको सोर्स कोड भी कहते हैं, या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को या असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं। और हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी पे चलता है। ठीक हो गया। अब देखिए, ट्रांसलेटर हमारे पास 3 तरह के आ जाते हैं। ट्रांसलेटर हमारे पास 3 है। तो पहला हमारे पास आता है कंपाइलर। ठीक हो गया, कंपाइलर। दूसरा हमारे पास आता है इंटरप्रेटर। ठीक है। और तीसरा हमारे पास आएगा असेंबलर। ठीक है, तीसरा हमारे पास आएगा असेंबलर। चलें जी, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर ने कंपाइल करना है, इंटरप्रेटर ने इंटरप्रेट करना है, असेंबलर ने इसको असेंबल करना है। ठीक है, देखते हैं। अब तीनों का काम क्या है कि लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, बाइनरी में ट्रांसलेट कर दो। ठीक है, तीनों ट्रांसलेटर का काम है क्या। लेकिन क्या है, अगर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है आपको पता होगा, नहीं पता तो वो भी आपको बताता हूँ। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या 0-1 की फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में जो कन्वर्ट करेगा उसको हम कहते हैं असेंबलर। ठीक है, तो असेंबलर का पता चल गया। असेंबली लैंग्वेज को जो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा वो ट्रांसलेटर असेंबलर कहलाता है। अब बात आती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं। जिस कोड को कंपाइलर ने कन्वर्ट करना है उसी कोड को इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि मेन क्या है कि असेंबलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे पास दो ट्रांसलेटर है। इन्होंने क्या करना है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कंपाइलर ने क्या करना है? कंपाइलर ने इस सारे को पढ़ना है और इस सारे को इसमें कन्वर्ट कर देना है एक ही वक्त में। यानी देखें, यहाँ पे समझाता हूँ। ये हमारे पास सोर्स प्रोग्राम था, इस चीज़ को पकड़ के इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये किसका काम है? कंपाइलर का। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया है कि इसमें कुछ एरर्स थी, इसमें कुछ रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी, तो उसके बारे में हमें कंपाइलर कहेगा कि इसमें इन रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। ठीक है, तो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स हैं। तो जो चीज़ आपने इंग्लिश में गलत लिखी है, अगर आप उसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाहें तो जो दरमियान में बंदा ट्रांसलेट करता है वो बताएगा नहीं तूने इंग्लिश लैंग्वेज में ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये है कि सोर्स प्रोग्राम में हम जो चीज़ें लिखेंगे, अगर उसमें एरर हुई तो कंपाइलर इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि एरर का हमें बता देगा कि इस रूल की खिलाफ वर्जी की है, इस वजह से सिंटैक्स एरर है, पहले इसको दुरुस्त करो, मैं फिर इसको कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, और इसने क्या करना है? इकट्ठा सभी को पकड़ के कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और ये कन्वर्ट करके इसकी एक फ़ाइल बना देता है। ठीक, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर करता है, अगर हमारे पास 50 लाइन्स का प्रोग्राम है ना, तो इसने एक लाइन को पकड़ के कन्वर्ट करना है। कंपाइलर क्या करता था? सभी को इकट्ठा एज ए होल कन्वर्ट कर देता था, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? एक लाइन को पढ़ता है, एक लाइन को कन्वर्ट करता है। अगर पहली लाइन में ये एरर है तो उसने एरर का मैसेज दे देना है। ठीक है, इसने क्या करना था? कंपाइलर ने सारे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में करने की कोशिश करनी थी। अगर कोई एरर्स हैं, 20 एरर्स आई हैं, तो उसने 20 की 20 एरर्स हमें दिखा देनी है, ये 20 एरर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक लाइन को चलाता है, जिस लाइन में एरर हो वो सिर्फ एक एरर ही देता है उस लाइन के रिलेटेड ही। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करते हैं। दोनों का काम एक ही है, लेकिन काम करने का अंदाज़ डिफरेंट है।
तो पता चल गया हमारा। हाँ जी, अब ये कुछ रूल्स होते हैं, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो हम ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं वो हमें एक एरर दे दिया करेगा। चलें जी, यहाँ पे थे हम कि हमने यूज़ क्या किया, हमने मेन फंक्शन यूज़ किया। क्या यूज़ किया? मेन फंक्शन यूज़ किया। अब मेन फंक्शन ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन की ये बॉडी आ गई, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ करेगा। यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे कौन सा काम कैसे करना है, यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये मेन फंक्शन हो गया। अब ये तो मैंने सिंपल इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखा, लेकिन अगर यही काम करवाने के लिए मैं एक ख़ास किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ को यूज़ करूँगा तो ये चीज़ कैसे आएगी? ठीक है ना, ये चीज़ कैसे आएगी? अब इसी को मैं C++ में लिखने लगा हूँ, देखिएगा। अगर हमने मेन फंक्शन लिखना है ना तो इसका एक रूल बना हुआ है। रूल क्या बना हुआ है? इसका रूल बना हुआ है कि आपने इसको वाइड मेन लिखना है। वाइड मेन, वाइड क्या होता है? नथिंग टू रिटर्न। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारा शॉर्टकट है, यानी कि हम ऊपर से ही चीज़ें ऊपर से कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये आ गया हमारा वाइड मेन यानी कि मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन लिखने का रूल है। अगर आप इसमें कोई थोड़ी सी भी तब्दीली करेंगे तो ट्रांसलेटर ने यानी कि कन्वर्टर ने, यानी कि अगर आप कंपाइलर यूज़ करें तो कंपाइलर एक एरर दे देगा कि आपने मेन फंक्शन में कोई गलती की है। ठीक है, तो मेन फंक्शन का ये रूल है। इस रूल्स को आप सीख लें, रट्टा लगा लें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये रूल लाजमी। और हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन लाजमी होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का मेन फंक्शन लाजमी होता है। हर सी बात है, किसी चीज़ को किसी काम के लिए बनाया गया, तो प्रोग्रामिंग को किसी काम के लिए बनाया गया, तो इसमें हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन लाजमी हुआ करेगा। ठीक हो गया। अब ये मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, अब मेन फंक्शन की स्टेटमेंट लिखने का भी एक असूल बना हुआ है कि जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसके एंड पे सेमीकोलन आया करेगा। ठीक है, तो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर, आपने ब्रैकेटों के अंदर जो भी चीज़ लिखनी है उसको सेमीकोलन से एंड करना है। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी, तो ये मेरे पास आ गया मेन फंक्शन। क्या आ गया? मेन फंक्शन। अब इन ब्रैकेट्स को हम कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं, इन ब्रैकेट्स को हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? मेन फंक्शन आ गया। क्या आ गया? मेन फंक्शन आ गया। ठीक हो गया जी, मेन फंक्शन हमने लिख लिया। जब मेन फंक्शन लिख लिया तो हमारा 70% काम हो गया। अगर 70% हो गया तो बाकी 30% कहाँ गया उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा कंपाइलर यहाँ से एंटर होगा, उसने कहा, ट्रांसलेटर हमारा जिसने ट्रांसलेट करना, तो वाइड मेन को पढ़ेगा, कहेगा बिल्कुल ठीक है। कर्ली ब्रैकेट देखेगा, इसको कहेगा ठीक है। जब वो स्टेटमेंट पे आएगा ना, स्टेटमेंट में कोई चीज़ लिखी गई है, फ़र्ज़ किया, तो कंपाइलर को उसका नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, कंपाइलर को उस चीज़ के बारे में नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख देता हूँ, यहाँ मेन को फंक्शन के अंदर ही इनपुट x और y। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सम x प्लस y। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट सम ठीक हो गया। अब देखें, जब ट्रांसलेटर आएगा वो मेन फंक्शन को पढ़ लेगा, जब इनपुट पे पहुंचेगा उससे नहीं पता इनपुट ने कैसे काम करना है। कंपाइलर को नहीं पता कि इनपुट ने कैसे काम करना है, कंपाइलर को नहीं पता कि मैंने किसी चीज़ को कैसे सम करवाना है, तो कंपाइलर को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो पहले कंपाइलर को मैं बताऊंगा कि इन चीज़ों ने कैसे काम करना है, यानी कि वाइड मेन फंक्शन के अंदर मैं जो भी चीज़ें यूज़ करूँगा पहले मैं कंपाइलर को बताऊंगा इन चीज़ों ने कैसे काम करना है। कंपाइलर को उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो उन चीज़ों के बारे में कैसे बताऊंगा? तो वो चीज़ें क्या है, उन सभी की डिटेल एक बुक में लिखी होती है। ठीक है ना, एक बुक में, बुक कह लें या फ़ाइल कह लें, ठीक है ना, एक फ़ाइल में लिखी होती है। और वो फ़ाइल कौन सी होती है?
वो फाइल आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, ठीक है। अब जो भी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, उससे पहले हमें कंपाइलर को बताना होगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है। तो उस चीज़ ने कैसे काम करना है या वो चीज़ क्या है, उसकी डिटेल एक फ़ाइल में होती है। तो पहले इस फाइल को मैं कंपाइलर तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। यानी कि मेन फंक्शन की स्टेटमेंट से पहले, मेन फंक्शन में यूज़ होने वाली चीज़ों से पहले मैं कंपाइलर को ये फ़ाइल दूंगा, ताकि वो फ़ाइल पढ़े, उसको पता चले कि इसमें ये चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ ने कैसे काम करना है, ठीक है। इस फाइल को मैं अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करवाऊंगा, इंक्लूड करवाऊंगा, ठीक है। तो इंक्लूड करवाने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे मैं इंक्लूड करवाऊँगा, तो इंक्लूड करवाने लगा हूँ, ये हैश शार्प सिंबल इंक्लूड, ठीक है। ये आ जाएगा साथ फाइल नेम, क्या आ गया, फाइल नेम आ गया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ लिखने का भी एक रूल है जो मैंने आपके सामने लिख दिया। रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि आप शार्प सिंबल से इसको स्टार्ट करें, नेक्स्ट इंक्लूड लिखें, इंक्लूड लिखें और आगे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर फाइल का नाम लिख दें, ठीक है। अब देखें हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, 70% आपके पास कंसेप्ट आ गए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले कंपाइलर इस चीज़ को पढ़ेगा, उसने कहना ठीक है मेरे पास बुक आ गई है, ठीक है। अब वाइड मेन यहाँ से एंटर होगा, एंटर होने के बाद जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो देखेगा इस फाइल में है कि नहीं। इस फाइल में बताया गया है सारा कि किसने कैसे काम करना है, तो इस तरह वो स्टेटमेंट चलाता जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाया करेगा, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को एक ख़ास स्पेशली नाम दिया गया है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नाम से ज़ाहिर है प्री प्रोसेसर, प्री कहते हैं पहले, जिस तरह बुक में लिखा होता है ना प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, इसी तरह प्री प्रोसेसर प्रोसेसिंग से पहले की जो डायरेक्टिव होती हैं वो ये वाली है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। ये कंपाइलर को बताती हैं यानी कि जो भी हमने मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट यूज़ किया। और ये हमारे पास होता है मेन फंक्शन, ये हमारे पास होता है मेन फंक्शन, FN लिख देता हूँ फंक्शन के लिए। और ये हमारे पास होता है मेन फंक्शन के बॉडी या C++ स्टेटमेंट, तो इसको लिख देते हैं प्रोग्राम बॉडी या मेन फंक्शन की बॉडी जो भी है, ठीक है। अब देखें, अब कोई भी हमने प्रोग्राम लिखना है उसमें मेन फंक्शन लाजमी होगा, हमने कोई भी काम करवाना है मेन फंक्शन लाजमी होगा। अब मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसके लिए हमें फ़ाइल अटैच करनी पड़ेगी, फ़ाइल को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हर एक प्रोग्राम में ये चीज़ें लाजमी होंगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और उसकी बॉडी। तो इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, यानी कि C++ का प्रोग्राम कोई भी लिखें ये चीज़ें उसमें लाजमी होगी। अगर हम एक लड़के का बेसिक स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हर एक लड़का इस तरह का होगा, ठीक है ना, यानी कि ये लें जी, ठीक है ना, ये क्या है, एक लड़के का बेसिक स्ट्रक्चर, एक इंसान का। इसी तरह हर एक प्रोग्राम लिखने के लिए ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, चलें जी आइए स्टार्ट करते हैं हम कौन सा प्रोग्राम लिखें, एक प्रोग्राम समझ लेते हैं ना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए आइए, ऐड टू इंटीजर, दो इंटीजर को हमने ऐड करवाना है, एंड डिस्प्ले इट्स सम, ऐड नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं हम इनपुट, ठीक है। दो नंबर को हमने इनपुट करवाना है और फिर उनका हमने सम का डिस्प्ले करवाना है, ठीक है ना, इनपुट, ठीक हो गया।
अब इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखना है। अब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते हुए हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करने लगे हैं, गौर से समझिएगा। सबसे पहले मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन लिखने का एक रूल बना हुआ है, उसके लिए हम वाइड मेन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया वाइड मेन, ठीक हो गया, ये कर्ली ब्रेसेस आगे। अब देखिएगा यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, बॉडी इनपुट 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर को हमने इनपुट करना है। तो आप देखें कि मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो किसी ना किसी वेरिएबल में वैल्यू होती है, एक्स की ये वैल्यू, वाई की ये, जी की ये, ए की ये, बी की ये, सी की ये। इसी तरह यहाँ पे भी हम वैल्यू स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल लेंगे। फ़र्ज़ किया मैंने एक्स वेरिएबल ले लिया और वाई वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो और जी भी लूँगा जिसमें मैं सम को, तो सम के लिए मैं जी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए, ठीक हो गया। अब देखें, अब कौन से हैं इंटीजर, क्या है इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर में हमारे पास ये वाले होते हैं, प्लस नंबर भी हो सकते हैं और माइनस वाले भी, ठीक है। अशारिये वाले नहीं होती है, +-2 +-3 ये सारे नंबर हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अशारिये वाले ऐसे नंबर जो अशारिये वाले नहीं होते वो इंटीजर होते हैं, वो प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्स वाई जी अशारिये वाले हैं या अशारिये के बगैर, ठीक है, ये मुझे पहले देखना है। तो यानी कि पहले मैं बताऊंगा कि मैंने एक्स वाई जी में कैसी वैल्यू स्टोर करवानी है, कैसी वैल्यू रखवानी है। तो इंटीजर वैल्यू लिखवानी है, तो यहाँ पे फिर मैं इसकी टाइप बताऊंगा डाटे की, यानी कि जो मैंने डाटा इनपुट देना है, इनमें वैल्यू जो स्टोर करवानी है, पहले उसकी टाइप बताऊंगा। तो मैं साथ लिखूंगा इंटीजर टाइप है इनकी, इंट, ठीक है। तो ये डाटा टाइप का सिंटैक्स होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। एक्स को वैल्यू मैंने दे दी, x = 5, ठीक हो गया। ये मैंने x को वैल्यू दे दी 5, y को मैंने वैल्यू दे दी 6, ठीक है। इसके बाद क्या करवाऊँगा, मैंने इनका सम करना है, तो मैं लिख दूँगा z = x + y, ठीक है ना, z = x + y। अब इस स्टेटमेंट में मैंने x और y को ऐड करवा दिया। नीचे क्या लिखूँगा, नीचे मैंने इसका रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है, शो करवाना है। तो रिज़ल्ट प्रिंट करवाने के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है सी लैंग्वेज में, जिसे सी आउट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ सी आउट और सी इन, ठीक है। सी आउट क्या करता है, सी आउट हमें कहता है कि डबल कोटेशन मार्क्स में यहाँ पे जो भी आप लिख देंगे ना, लिख देंगे इसको, इसका मतलब बाहर निकाल दो, यानी कि इस चीज़ को यहाँ से पकड़ के बाहर निकाल दो, ठीक है। ये ब्रैकेट लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो भी चीज़ है यहाँ से जाएगी, सी आउट, इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इन डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो चीज़ टू द पॉइंट बाहर निकल आएगी। तो हम यहाँ पे सी आउट लिख देते हैं, सी आउट, ठीक है। हम स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं सम, ठीक है। तो डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूँगा सम, लिख दिया। तो ये वाली चीज़ स्क्रीन पे टू द पॉइंट शो हो जाएगी सम, ठीक है। अब नेक्स्ट सम के आगे मैं ये वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ, क्या, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू किस में है, जी में है। तो जी वाली वैल्यू मैं दिखाने के लिए मैं दोबारा ये वाले सिंबल यूज़ करूँगा और आगे लिख दूँगा जी, ठीक है, आगे लिख दूँगा जी। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर जी लिखता तो जी ने भी वैसे का वैसे ही, यानी कि इस तरह स्क्रीन पे शो हो जाना था, लेकिन डबल कोटेशन का मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब जी की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन यूज़ करेंगे, इसके बाद अपने यहाँ पे प्रोग्राम को बंद कर देंगे, ठीक हो गया। ये हमारा प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया गया जो कि 2 नंबर्स को लेता है और इनको सम करवाता है, ठीक है। अब देखें, जब कंपाइलर इसको पढ़ेगा तो कंपाइलर ने यहाँ से एंटर होना है, लाइंस चलाना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब यहाँ पे कंपाइलर पहुँचेगा तो कंपाइलर को नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, तो पहले कंपाइलर को बताया जाएगा कि ये चीज़ क्या है, इसने कैसे काम करना है। तो उस बताने के लिए हम इस प्रोग्राम के साथ एक फ़ाइल अटैच करेंगे, ठीक है। वो फाइल कैसे अटैच करते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड
ये सिंटैक्स होता है, यानी कि कैसे हमने इसको लिखना है। शार्प इंक्लूड और साथ मैं डबल कोटेशन के अंदर एक स्पेशल चीज़ लिखूँगा, फाइल का नेम। तो इसकी डिटेल किस फाइल में पड़ी हुई है, तो इसकी डिटेल हमारे पास IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में पड़ी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम लिख दिया, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और ये इस फाइल को हम हेडर फाइल कहते हैं, ठीक है। इन फाइल्स को हम हेडर फाइल कहते हैं, और हेडर फाइल की निशानी होती है कि उसके एंड पे .h आता है, ठीक है। अगर आप कोई कमर्शियल चीज़ देखें तो उसके एंड पे .com आता होगा, जैसे www.youtube.com, .google.com। अगर आप एजुकेशन की कोई चीज़ फाइल देखें तो इसके एंड पे EGU लिखा होता है, गवर्नमेंट की देखें तो GOV लिखा होता है, PDF फाइल देखें तो .pdf लिखा होगा उस फाइल के नेम के एंड पे, ठीक है। इनको एक्सटेंशन कहते हैं। इसी तरह अगर आप पावर पॉइंट की देखें तो PPTX लिखा होता है, डॉक्यूमेंट की देखें तो .doc लिखा होता है। तो इसी तरह इस हेडर फाइल की निशानी क्या है कि इस हेडर फाइल के नाम के आगे .h लिखा होगा, ठीक है। कोई भी हेडर फाइल ले लें उसके नाम के आगे h लिखा होगा, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स हम बंद करेंगे। तो ये हमारे पास हमने हेडर फाइल भी अपनी इंक्लूड करवा दी। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें, अब इसको हम चला के देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके, ठीक है ना, ताकि हमें इसे अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अब हम इसको चला के देखते हैं, बातों की समझ आ गई तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब देखें, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। नेक्स्ट ये है कि जब हम इस चीज़ को चलाएँगे ना, इस चीज़ को चलाएँगे, एक दफ़ा चलाया हमारा आंसर आ गया, दूसरी दफ़ा चलाया फिर आंसर आ गया, तीसरी दफ़ा चलाया आंसर आया, तो ये पिछला आंसर भी दोबारा हमें नज़र आता रहता है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे पिछला आंसर नज़र ना आए, जो मैं चलाऊँ वही चीज़ बार बार नज़र आए, तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन यूज़ करूँगा जिसको कहते हैं क्लियर स्क्रीन, ठीक है। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन एक फ़ंक्शन है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक फ़ंक्शन है, यानी कि बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। पेपर में आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो एक एरर आ जाता है जिसे सिंटैक्स एरर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होगा, प्रोग्राम चलना स्टार्ट हुआ तो जब क्लियर स्क्रीन पे पहुंचेगा स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ठीक है। स्क्रीन क्लियर हो गई, सी आउट पे आएगा तो यहाँ पे सम शो हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर शो हो जाएगा, ठीक है। दोबारा जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो दोबारा यहाँ से प्रोग्राम चलेगा। क्लियर स्क्रीन का मतलब है पहले वाला सम जो है उसको रिमूव कर दो, नेक्स्ट दोबारा चलाओ। सी आउट का मतलब दोबारा एक सम शो होगा, दोबारा चलाएंगे फिर इसको रिमूव कर देगा, नेक्स्ट चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। अगर हम क्लियर स्क्रीन ना यूज़ करें तो जब प्रोग्राम चलेगा तो सी आउट वाला रिज़ल्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। दोबारा चलाएंगे, क्लियर स्क्रीन नहीं है तो दोबारा जब यहाँ तक पहुँचेगा दोबारा शो हो जाएगा, दोबारा शो हो जाएगा दोबारा। तो क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या है, क्लियर स्क्रीन यानी कि ये स्क्रीन को क्लियर कर देता है, पुराने रिज़ल्ट बार बार नहीं दिखाता, तो इसलिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब कंपाइलर इस क्लियर स्क्रीन को चलाने की कोशिश करेगा ना, एक एरर दे देगा। एरर इस वजह से देगा क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि क्लियर स्क्रीन ने कैसे काम करना है, तो पहले कंपाइलर को बताया जाएगा। तो उसके लिए एक फ़ाइल और होती है जिसे conio.h कहते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट, तो उस फाइल को भी इंक्लूड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे conio.h को भी लगा दिया क्योंकि क्लियर स्क्रीन की डेफिनेशन जो है वो इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखें एक और बात, प्रोग्राम हमारा अब भी चल जाएगा, क्लियर स्क्रीन ना लगाते फिर भी चल जाना था, ठीक है। देखें अब, लेकिन इसका जो आंसर है ना हमारे सामने आएगा उसी वक्त चला जाएगा, यानी कि प्रोग्राम का आंसर आएगा उसी वक्त चला जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आंसर मुझे नज़र आता रहे और उस वक्त तक आता रहे जब तक कि मैं अपने कीबोर्ड से कोई बटन ना प्रेस कर दूं, तो उसके लिए एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसे कहते हैं गेट ch, ठीक है। गेट ch का मतलब है गेट करैक्टर। तो जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ पे आके प्रोग्राम रुक जाया करेगा, वो कहेगा पहले कोई मुझे करैक्टर इनपुट दो, मुझे गेट दो, गेट करैक्टर जो है वो इनपुट दो। जब मैं करैक्टर दूंगा तो फिर उस वक्त मेरा ये रिज़ल्ट जो है वो गायब हो जाया करेगा, यानी कि मेरा रिज़ल्ट, मेरी आउटपुट, मेरा प्रिंट करदा रिज़ल्ट उस वक्त तक नज़र आता रहेगा जब तक मैं एक करैक्टर ना दबा लूँ, ठीक है ना, प्रेस कर लूँ। अब प्रोग्राम देखते हैं, अगर सामने स्क्रीन आएगी यहाँ से, अगर आप देखें
तो यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने प्रोसीजर आ जाया करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वाइड मेन का यूज़ करेंगे, वाइड मेन। ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें करली ब्रैकेट लगाएंगे। अपनी मर्ज़ी करली ब्रैकेट के आगे लिखना शुरू करें, नेक्स्ट लाइन पे शुरू करें, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना शुरू कर दें, यहाँ पे लिखना शुरू कर दें, जहाँ पे मर्ज़ी लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले 2 वेरिएबल लूँगा, एक्स वाई और जी। 3 वेरिएबल ले लिए मैंने, एक्स वाई और जी। क्यों 3 वेरिएबल लिए, एक एक्स में वैल्यू रखाऊँगा, एक वाई में, और इन दोनों को जो प्लस करके आंसर आएगा वो जी में रखवाऊँगा। ठीक है, तो एक्स में कौन सी वैल्यू दी, एक्स को मैंने 5 वैल्यू दे दी। ठीक है, और वाई को मैंने 6 वैल्यू दे दी। ठीक हो गया। वो साथ मैंने ऊपर डाटा टाइप भी बताई है कि इंटीजर डाटा है। ठीक हो गया। अब देखें क्या करूँगा, मैं जी कर दूँगा, जी की कीमत एक्स प्लस वाई आए, तो ये हमारे पास जी की कीमत आ गई। अब देखें सी आउट लगाया, सी आउट, तो सी आउट लगा के यहाँ कोमास के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई लव, ठीक है, पाकिस्तान, यू ऑफ सम लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा है, डबल कोमास के अंदर लिखा है, तो ये चीज़ स्क्रीन पे वैसे की वैसे ही प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें, अब इसके आगे वैल्यू आए, वैल्यू कौन सी आए, तो मैं कहता हूँ वैल्यू आए आगे जी की, तो यहाँ पे मैं जी लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सेमी कोलन हमने हर एक स्टेटमेंट के एंड पे लाजमी लगाना है, ये एक रूल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम बंद कर दूंगा। ये मेरा एक सिंपल सादा सा प्रोग्राम लिख दिया गया है। ठीक है, इसको कंपाइल करूँगा, तो कंपाइल के लिए यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन है, Alt F9 से डायरेक्ट भी मैं कंपाइल कर सकता हूँ। तो कंपाइल पे मैंने दबाया तो ये कंपाइल हुआ, एक एरर आ गया। एरर क्यों आया, एरर आया कि सी आउट आपने यूज़ किया है, हमें नहीं पता क्या है, अनडिफाइन है, हमें इसकी डेफिनेशन नहीं पता। ठीक है, इसने क्या करना है, कैसे काम करना है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं इसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड करवाऊँगा, यानी कि मैं वो फाइल लगाऊँगा जिसमें बताया गया है कि सी आउट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं लगाऊँगा हैश इंक्लूड और .h। ठीक है, ये मैंने लगा दी। अब देखें, अब डायरेक्ट ही इसको कीबोर्ड से मैं कंपाइल करने लगा हूँ, अब कोई एरर नहीं आई। अब इसको रन करेंगे, तो मैंने रन किया इसको, तो देखें, अब आप कहेंगे कि आंसर तो हमारे सामने आया ही नहीं है, आंसर तो हमारे सामने आया ही नहीं है। आंसर आया था, लेकिन विंडो आंसर आने के फ़ौरन बाद ही चला गया। और अगर मैंने अपना आंसर देखना है तो इसके लिए मैं विंडो पे जाऊँगा, विंडो पे जाके ये लिखा हुआ है यूज़र स्क्रीन। ठीक है, यूज़र स्क्रीन क्या, हम अब प्रोग्रामर है, हम क्या है, हम अब प्रोग्रामर है। रिज़ल्ट जिसको नज़र आएगा वो यूज़र होगा। ठीक है, यूज़र ने रिज़ल्ट देखना है, प्रोग्रामिंग मैंने की है, प्रोग्रामिंग यूज़र नहीं देखता, प्रोग्रामिंग रिज़ल्ट यूज़र जो है वो रिज़ल्ट देखता होता है। तो यहाँ पे यूज़र स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा आंसर आया हुआ है द वैल्यू ऑफ सम 11। ठीक हो गया, तो ये हमारा प्रोग्राम चल गया। अब देखें, एक दफ़ा और मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। तो पहले कंपाइल करूँगा, डायरेक्ट ही करता हूँ। ये मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने लगा, ये मैंने कंपाइल किया, ये दोबारा मैंने रन किया, रिज़ल्ट आया था लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। तो रिज़ल्ट देखने के लिए मैं विंडो स्क्रीन ये ओपन की, तो ये देखें उसके आगे ही दोबारा लिख दिया गया है द वैल्यू ऑफ सम। तो पुराना रिज़ल्ट भी शो हो रहा है, तो पुराना रिज़ल्ट शो ना करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लियर स्क्रीन यूज़ करनी है, तो सी वाला रख के देख लेते हैं। अशारिये वाले 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक हाइट और एक बेस। तो बेस के लिए मैंने बी ले लिया और हाइट के लिए मैंने एच ले लिया। ठीक है, और इन दोनों का रिज़ल्ट एरिया में आना है, तो उसके लिए मैंने एरिया ले लिया। ठीक है, 3 वेरिएबल ले लिए। अब देखें, पहले सी इन लगाऊंगा। सी इन क्या कहेगा, सी इन कहेगा वैल्यू एंटर कर दो किसमें, बी में। ठीक है, फिर इसके बाद मैं सी इन दोबारा लगाऊंगा, मैं कहूँगा इसमें वैल्यू एंटर कर दो किसकी, एच की। ठीक है, हाइट की, ये यूज़र से पूछेगा। इसके बाद क्या है, फार्मूला लगाऊंगा एरिया का। एरिया का फार्मूला क्या ऊपर बताया हुआ है 1/2 यानी कि 0.5। तो एक मिनट, ज़ीरो पॉइंट फाइव यानी कि हाफ। और मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक का यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय आगे बेस यानी कि बी की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय आगे मेरे पास हाइट एच की वैल्यू।
ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला लग गया। फार्मूला लगने के बाद अब एरिया की वैल्यू मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं सी आउट लगा दूंगा। बाहर निकले तो ये वाली ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। अंदर के लिए इन वाली ब्रैकेट, अंदर का मुंह, बाहर के लिए बाहर का मुंह, ठीक है। तो यहाँ पे कोमास के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सामने प्रिंट हो जाया करेगा। मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, ऑफ आ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक हो गया। ये चीज़ स्क्रीन पे वैसे प्रिंट हो जाएगी। अब ये वैल्यू कहाँ से लेगा तो एरिया वेरिएबल से, ठीक है। तो ये देखें बस हमारा प्रोग्राम बन गया। ये हमारी एक कंपाइलेशन हुई, कोई एरर नहीं आया। अब इसको रन करते हैं। तो ये रन किया, पहली वैल्यू पूछेगा, फ़र्ज़ किया मैंने 23 दे दी, दूसरी वैल्यू मैंने 34 दे दी। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आ गया 391, ठीक हो गया। तो एरिया का प्रोग्राम बन गया। बस सादा सिंपल सी बात, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो ये देखें, तो ये चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे लिखी गई हैं तो ये आपको बाद में बताया जाएगा। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है। इसमें क्या है कि कैलकुलेशन पे ये हमें फार्मूले का पता हो, बाकी इसमें क्या है सी इन का यूज़ किया गया है। ये जो भी इक्वल टू वाली जो भी चीज़ होगी वो कोई ना कोई फार्मूला होगा, फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा कैसे फार्मूला यूज़ करना है। बाकी सी इन और सी आउट के अलावा कोई चीज़ नहीं है। प्रोग्रामिंग आपको सारी आ गई है 4 चैप्टर्स तक। कोई भी एक प्रोग्राम ले लें, कोई भी रैंडमली, फ़र्ज़ किया मैंने ये वाला प्रोग्राम ही उठा लिया, ये वाला प्रोग्राम, ठीक। प्रोग्राम देखें, आईओ स्ट्रीम और कॉर्निया लगानी है आपने। फ्लोट में एक एरिया लिया गया है, एक रेडियस और एक ये, यानी कि मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, कोई मुश्किल बातें नहीं है। क्या करना है, एरिया का ये फार्मूला लगाना है, सरकमफेरेंस का ये फार्मूला लगाना है। तो आपने ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो आर की वैल्यू मैं मांगूंगा, तो CIN देखें, प्रोग्राम में लिखना अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, ये वाला। तो ये फाइल्स तो लाजमी लगेंगी। अब देखें, इसका मैं कहता हूँ कि ये अशारिये में भी हो, तो इनपुट आर के लिए मैं क्या करूँगा, सी इन आर में वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है। किस में, आर में। तो आर में स्टोर करवानी है तो पहले मैं फ्लोट आर, यानी कि आर को मैं डिक्लेयर भी करवाऊंगा, यानी कि आर को ऊपर अटैच भी करूंगा, ठीक है। एरिया है तो एरिया को भी यहाँ पे फ्लोट के साथ एरिया लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद सरकमफेरेंस है तो इसके लिए CIR लिख दूंगा मैं। तो ये 3 वेरिएबल्स मेरे पास आ गए। आर में मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी, नीचे फार्मूले यूज़ करूँगा। फार्मूले यूज़ करवाने के पास यहाँ पे सी आउट और यहाँ भी सी आउट, इसके बाद प्रोग्राम डन, ठीक है। तो बड़े बड़े से प्रोग्राम भी हैं, 2 ही चीज़ें हैं, सी इन और सी आउट, और एक फार्मूला आपको आता हो, ठीक है। वो फार्मूला, फ़र्ज़ किया ये प्रोग्राम है, इसने क्या कहा है कि राइट ए प्रोग्राम डैट कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करे, ठीक है। एक वेरिएबल हम लिखें VF फाइनल वेलोसिटी, इसका आंसर मैंने प्रिंट करवाना है सी आउट की मदद से। बाय टेकिंग द फॉलोइंग, यूज़र से वो इनिशियल वेलोसिटी मांगे, एक्सेलरेशन मांगे, टाइम मांगे, ठीक है। फार्मूला ये वाला। तो देखिएगा इसी प्रोग्राम को हम करते, कितना लेंथी बड़ा सा प्रोग्राम लग रहा है, लेकिन हम देखिएगा यहाँ पे करते, ठीक है। यूज़र से क्या मांगे, यूज़र से 3 वैल्यूज़ मांगे। कौन कौन सी, पहले वेरिएबल देखें, एक वेलोसिटी VF यूज़ हो रही है, एक VI इनिशियल वेलोसिटी, यूज़र से एक्सेलरेशन भी ले सकता है और यूज़र से टाइम की वैल्यू भी मांगे। 4 वेरिएबल आ गए। यूज़र से क्या क्या मांगे, इनिशियल वेलोसिटी VI, यूज़र से और क्या मांगे, सी इन की मदद से A मांगेगा एक्सेलरेशन, और सी इन की मदद से T मांगेगा, ठीक है, T की वैल्यू मांगेगा। ये आ गया। अब आ गया, देखें, अब यहाँ पे फार्मूला लगा दूंगा। फार्मूला क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VF इज इक्वल टू VI प्लस A मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है। अब यहाँ पे हमने लिखूँगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो कोमास के अंदर जो भी लिखूँगा वो टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे वैल्यू कहाँ से उठानी है हमने, VF से, तो VF लिख दिया। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, रन किया। सबसे पहले एंटर करूँगा वैल्यू, 3 चीज़ें दी गई हैं। तो VI की वैल्यू ये, एक वैल्यू ये एंटर हो गई, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी ये। तो ये हमारे पास फाइनल हमारी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब हमें नहीं पता या भूल जाता है हमें कि कौन सी वैल्यू किसकी देनी है, यानी कि मुझे भूल गया कि पहले VI की वैल्यू देनी थी या A की या T की। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इससे पहले मैं यहाँ पे एक सी आउट लगा लिया करूँगा ताकि मुझे पता चल सके मैंने वैल्यू किसकी इंटर करनी है। तो मैं यहाँ करूँगा इंटर
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर। एंटर किसकी वैल्यू एंटर करनी है, एंटर VI, ठीक है ना, VI को एंटर करो। ठीक हो गया। तो मुझे नहीं पता होता या हमें याद भूल जाता है पहले कौन सी वैल्यू देनी, कौन सी नहीं, VI की कौन सी वैल्यू, A की कौन सी, T की। तो इससे पहले आपने इस तरीके से ये वाली चीज़ यूज़ करनी है सी आउट, ताकि हमें पता चल सके कौन सी वैल्यू किसकी है। ठीक है, तो सी आउट लगाने के बाद दोबारा सी आउट। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, तो A की वैल्यू मैंने स्टोर करवानी है, तो यहाँ लिखूँगा इंटर A, इंटर A। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट T की वैल्यू है नीचे इससे आगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, T की वैल्यू को स्टोर करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं सी आउट लगा दूँगा, सी आउट। ठीक है, और किसकी वैल्यू, एंटर T। ठीक है, एंटर T। ठीक हो गया। अब प्रोग्राम चला देता हूँ, ये मैंने किया, इसको कंपाइल ये किया, रन। अब वो पूछ रहा है VI की वैल्यू देखें, बस सी आउट ने ये दिखा दिया, ये मैंने VI की A की वैल्यू, ये T की वैल्यू, सभी को कैलकुलेट करके हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो इस तरह प्रोग्राम चलाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अपने प्रोग्राम्स के बारे में। कोई भी प्रोग्राम देख लें, फ़र्ज़ किया यही प्रोग्राम है ना, क्या है, 3 नंबर लिए हैं, इनको स्वैप कर दिया, बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, आपको फार्मूले आते हो। इनपुट है तो उसके लिए सी इन, आउटपुट है तो उसके लिए सी आउट, बाकी ये चीज़ें आपको फार्मूला आता हो कि हमने कैसे नंबरों को स्वैप करना है। ठीक है, बराबर बराबर वाले, बस आपने फार्मूलाज को याद करना है किसी तरीके से, और रट्टा नहीं लगाना है। जो चीज़ आपको नहीं आती उसके लिए कोई ट्रिक बना लें उसको याद करने की, लेकिन बाकी आपको पता होना चाहिए कि कैसे। देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि एक 5 डिजिट नंबर लें और इसको रिवर्स कर दें। 92174 था तो ये 47129 बन गया। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 हमने नंबर्स लिए हैं, 6 जो है वो हमने नंबर्स लिए हैं। सी आउट, सी इन का यूज़ किया है, बाकी आगे फार्मूले लगाए हैं, और सी आउट। तो फार्मूलाज जो हैं ये ज़रूरी नहीं होता ये प्रोग्राम ही आना है, तो बाहर से कोई भी प्रोग्राम आ सकता है, आपको फार्मूले का पता हो फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। सी इन लगाएं, सी आउट लगाएं, कोई फार्मूला लगा लें, सी इन लगाया, सी आउट, फार्मूला लगा लें। ठीक है, तो बस सिंपली यही चीज़ हमने करते जाना है। देखें क्या कहा है, एक प्रोग्राम लिखें जो कि प्रमोट करता है यूज़र को कि वो आवर लिखे, घंटे लिखे, और उस घंटे में कितने वीक आते हैं, कितने दिन आते हैं, कितने घंटे बाकी बचते हैं, वो हमें शो हो जाए करे। तो सी इन की मदद से हम घंटों की वैल्यू लेंगे, और सी आउट की मदद से हम वीक, डे और आवर की वैल्यू निकाल देंगे। बाकी ये अंदर जो भी चीज़ यूज़ की गई है ये फार्मूलेज ही हैं। ठीक है, तो फार्मूला आपको आता हो, बाकी प्रोग्रामिंग सारी ठीक है। कोई भी प्रोग्राम आप लिख सकते हैं अगर आपको फार्मूला पता है। पहले इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर की वैल्यू सी इन की मदद से एंटर करवानी है, जो रिज़ल्ट हमारा आया करेगा सी आउट से बाहर निकालना है, और बाकी अंदर हमने फार्मूला ही यूज़ करना है। ठीक है, तो बाकी हम चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं। ये देखें, ये है कि हमने स्क्रीन पे इस तरह का रिज़ल्ट शो करवाना है। ठीक है ना, तो ये एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो कर क्या लेते हैं, मैं यहाँ पे समझा ही देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, क्योंकि अकेला रिज़ल्ट ही शो करवाना है। तो रिज़ल्ट शो करवाने के लिए आपको पता है डबल कोटेशन में जो भी हम लिख देंगे डबल कोमास के अंदर वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो सी आउट के अंदर हम इसको लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए एंडल, डबल कोमास के अंदर OM लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए हम एंडल, डबल कोटेशन के अंदर ये लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन पे एंडल, डबल कोटेशन के अंदर ये लिखेंगे, नेक्स्ट, जो भी हम डबल कोटेशन के अंदर लिखे जा रहे हैं वो शो ही जा रहा है, और एंडल हमें न्यू लाइन पे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बस सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक हो गया। आप इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, यानी कि एंडल के आगे ही। अब इसको एक लाइन में करके देखते हैं, इसी प्रोग्राम को एक लाइन में करके देखते हैं। ठीक है ना।